यूपीएससी के पीवाईक्यू की सीरीज़ में आज इकोनॉमिक्स 2019 के क्वेश्चंस करेंगे, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया और आज पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक का कर लिया है। अभी पार्ट 15 मतलब क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटर और कंट्रीब्यूटिंग टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। देखो, करेंसी क्राइसिस के से रिलेटेड क्वेश्चन। करेंसी क्राइसिस का मतलब ये होता है कि जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिर रही है। जैसे पहले $1 बराबर मान लो 70 रुपये था, ठीक है। अभी यदि ये गिर के 80 रुपये हो जाए $1 बराबर, या फिर ये 100 रुपये तक पहुँच जाए, तो इसको करेंसी क्राइसिस बोलते हैं। तो ये करेंसी क्राइसिस कब होगा? जब जो है डॉलर की जो डिमांड है, डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए और उसकी सप्लाई जो है कम हो जाए। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्या होगा कि डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ानी पड़ेगी। ये डॉलर की सप्लाई बढ़ा देंगे तो जितनी ज़्यादा सप्लाई उसका डिमांड, उसका वैल्यू जो होता है उतना ज़्यादा कम हो जाता है और एक बराबर पहुंच जाएगा। और या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रुपए की सप्लाई को कम करते हैं। ये रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है? क्योंकि रुपए की जो सप्लाई है पहले से ज़्यादा हो गई है। अब इस सप्लाई को भी हम ये कम कर देंगे तो भी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, मतलब जो करेंसी क्राइसिस है वो कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। अब ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। इसको कैसे करते हैं आगे देखो। ये जो हमने एक ट्रिक ऑलरेडी बता रखा है, वो ट्रिक ये है कि इसमें भी देखो ये 3 स्टेटमेंट है और यहाँ पे तीनों की बात की गई है, तो ये नहीं होगा। हमें बस इन तीनों में चेक करना है। ये 10 में से 9 बार ये ट्रिक लग जाती है। जब हमको कोई आइडिया नहीं तो हम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें तो हमें कॉन्सेप्ट भी पता है, कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट हमेशा ही ज़्यादा सेफ होता है ट्रिक के कंपेरिजन में। तो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला क्या है? द फॉरेन कंपनी फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडिया IT सेक्टर। हाँ, जब बाहर से डॉलर आएगा, अर्निंग हो रहा है ना, डॉलर आया तो डॉलर की क्या हुई? सप्लाई जो है बढ़ गई। सप्लाई बढ़ गई तो जो क्राइसिस होगा कम होगा। ये वाली कंडीशन हो रही है पहले वाले स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट नंबर 1 इस कंडीशन के बारे में बोल रहा है। दूसरा क्या है? इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। नहीं, इधर से अपोजिट हो रहा है, क्योंकि इससे तो रुपए की सप्लाई जो होगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सरकार खर्चा अपना बढ़ाएगी तो उससे रुपए की सप्लाई जो होगी बढ़ जाएगी, और रुपए की जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो जो डॉलर है, डॉलर का दाम और बढ़ जाएगा और रुपए और ज़्यादा टूट जाएगा। क्योंकि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इस स्टेटमेंट के जस्ट अपोजिट जा रहा है। ये देखो, हमें क्या करना है? रुपए की सप्लाई को कम करना है और डॉलर की सप्लाई को बढ़ाना है। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए रुपए की सप्लाई कम करनी है, डॉलर की सप्लाई बढ़ाना है, ये चेक करना है। तीसरा क्या है? रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया अब्रॉड। हाँ, रेमिटेंसेस से क्या होगा? डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो तीसरा हो जाएगा। मतलब पहला सही हो गया, तीसरा सही हो गया, इसका आंसर बी हो गया, 1 और 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 17। ये सेम क्वेश्चन जो है, ये सेम ऑप्शंस 2021 या 2022 के पेपर में ये आया हुआ है ऐसे ही। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सेम जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं हर बार। तो इसमें ऐसा करते हैं कि चारों ऑप्शंस के बारे में एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। इस बार ये जो ऑप्शन है इसमें 17 वाला क्वेश्चन, उसमें पार्टिसिपेटरी इसका सही आंसर है। और जो अभी क्वेश्चन आया था 2021 या 22 में, उसमें शायद कॉमर्शियल पेपर या पार्टिसिपेटरी नोट ऐसे किसी से रिलेटेड था। तो चारों कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला पार्टिसिपेटरी नोट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत ये है कि यदि कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, जैसे मैं इंडिया का नहीं हूँ, मैं मान लो अमेरिका का हूँ और मुझे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यूएस का सिटीजन हूँ और यूएस की ही किसी एक जो फॉरेन का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो इंडिया में सेबी में रजिस्टर्ड है, तो मैं उस एफआईआई को पैसा दूंगा, वो उसके बदले में हमको पी नोट्स दे देंगे। और वो पी नोट्स, एक क्या हुआ, हमने एफआईआई को पैसा दिया, उसने पी नोट्स दिए, और वो जो पैसा एफआईआई के पास में आएगा वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करेगा। यहाँ से जो उसको प्रॉफिट मिलेगा उसका एक पार्ट वो हमको दे देगा और कुछ कमीशन अपने पास रख लेगा। तो ये जो उसने नोट जारी किया है एफआईआई ने यूएस के सिटीजन को, वही होता है पार्टिसिपेटरी नोट। ये क्या है? एक तरीके का डेरिवेटिव है, क्योंकि इसने पैसा जो है, जो इसकी वैल्यू है, वो जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया उसके बेसिस पे निकाला जा रहा है, इसलिए इसको डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है। और एक तरीके का यह इन्वेस्टमेंट ही करने का तरीका हुआ ना, इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करने का तरीका हुआ। तो ये पार्टिसिपेटरी नोट है जो इसमें बोला गया है। इसमें क्या है? जो ये फॉरेन सिटीजन है उसको सेबी में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने एफआईआई में पैसा लगाया और एफआईआई ऑलरेडी सेबी में रजिस्टर्ड है। तो ये इसका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दूसरा क्या है? प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, नाम जैसा है वैसा इसका काम है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? रिटन प्रॉमिस होता है। वो लिख के दे देगा एक पार्टी दूसरे पार्टी को कि हमें फ्यूचर में इतना पैसा देना है दूसरे को, बस यही है। रिटर्न प्रॉमिस है कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी को इतना पैसा इस डेट को फ्यूचर में देना पड़ेगा, बस यही है प्रॉमिसरी नोट, और कुछ नहीं इसमें। तीसरा कॉन्सेप्ट है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर जो है वो क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म मतलब 7 दिन से लेके 1 साल तक का इन्वेस्ट किया जाता है,
और ये एक तरीके का अनसिक्योर्ड मनी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अनसिक्योर्ड मनी इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, या फिर मनी मार्केट मतलब वही जो 1 साल से कम के लिए, जो शॉर्ट टर्म बोला है ना, वही मनी इंस्ट्रूमेंट या फिर मनी मार्केट के अंदर आते हैं। तो ये अनसिक्योर्ड होता है। इसके तहत क्या किया जाता है कि जो भी कंपनी होती है जिसका थोड़ा बहुत वैल्यू होता है, कंपनी के नाम का वैल्यू होता है, वो अपना पैसा कलेक्ट करने के लिए अपनी कंपनी के लिए इस टाइप के पेपर को जारी करती है और उससे पैसा वो कलेक्ट करती है। तो ये कॉर्पोरेट बोरोवर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। कॉर्पोरेट बोरोवर से रिलेटेड हो गया, अनसिक्योर्ड होता है, मनी इंस्ट्रूमेंट होता है। मनी इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कि वो 1 साल से कम के लिए होता है, 7 दिन से लेकर 1 साल तक का। ये हो गया कॉमर्शियल पेपर। अब जो चौथा इसका है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरीके का सेविंग सर्टिफिकेट होता है। हमने कहीं पे ये एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के लिए पैसा जमा किया है, ठीक है। फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के लिए मैंने पैसा जमा किया, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। और क्या होता है, सेविंग सर्टिफिकेट होता है, मतलब हमने कहीं पे एक निश्चित टाइम के लिए एक निश्चित इंटरेस्ट रेट पे पैसा जो जमा किया है, वही होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जैसे ये कहाँ पे यूज हो सकता है, हम कॉमर्शियल बैंक में यूज कर सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया उस टाइप का कुछ, या फिर और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, जैसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना जहाँ से हम इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पे भी हम अपना पैसा या फिक्स टाइम पीरियड के लिए फिक्स इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। इस तरीके के ये चारों ऑप्शन एक्सप्लेन हो गए। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होगा, बिना सेबी में रजिस्टर्ड हुए इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक तरीका हो गया। प्रोमिसरी नोट, एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक निश्चित समय में जितना पैसा देगा उसके लिए रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है कि एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कॉर्पोरेट कंपनियां यूज़ करती हैं। और सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्या होगा, एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स इंटरेस्ट रेट पर जो भी पैसा जमा किया जाता है वो हो गया। तो इस तरीके के 17वां क्वेश्चन के चारों ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टफ लगते हैं, लेकिन टफ क्या है, देखो एक ट्रिक वही है जो अभी ऊपर एक्सप्लेन कर रहे थे। 3 चीज़ें हैं और ये 3, इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। यदि हमको नहीं याद आ रहा कौन सा 5 ईयर क्या है, इनको पहले एलिमिनेट कर दिया, बचेंगे 3। अब फिर इन तीनों को हम कर सकते हैं। अब ट्रिक को छोड़ के कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। यदि हमको चारों ऑप्शन नहीं आ रहे, बट हाँ बेसिक आइडिया है 5 ईयर प्लान का, तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है कि सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में क्या हुआ है कि फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री। ये तो याद ही होगा, जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसको ही महालनोबिस मॉडल बोला जाता है। महालनोबिस मॉडल के तहत क्या किया गया कि हमें कैपिटल इंडस्ट्री की बात की गई, कैपिटल इंडस्ट्री या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पर इन्वेस्ट करने की बात की गई है, और फॉरेन से इंपोर्ट को कम किया जाए और डोमेस्टिकली उन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाए। यही सेकंड 5 ईयर प्लान का हमारा टारगेट था। तो ये तो पता होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट को छोड़ भी दो, सेकंड 5 ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो सही है, ये पता है कि सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडिया ने ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी। उसी समय सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी बनी थी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट की हैं। और ये जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात सेकंड 5 ईयर प्लान में की गई थी। ये पहला सही है तो ये होगा या फिर ये होगा। बाकी मैंने ट्रिक से क्या बोला, ये तीनों तो हो नहीं सकते, या ट्रिक पे भरोसा करो तो तीसरा तो मतलब ये चौथा वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, पहला वाला सही है, तो इसका आंसर नंबर ए ऐसे ही हो गया। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। द फोर्थ 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्शन रिलेटेड टू इंक्रीज, हाँ ये भी सही है। ये 1970s के टाइम पे आया था सेकंड 5 ईयर प्लान, और इसमें यही ऑब्जेक्टिव था जो इसमें लिखा हुआ है। बाकी तीसरा क्या है, इन द फिफ्थ 5 ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। नहीं, ये फिफ्थ 5 प्लान के अंदर नहीं था, ये 9th 5 ईयर प्लान के अंदर था, जब फाइनेंशियल सेक्टर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान बोला गया। तो ये 9th 5 ईयर प्लान था, ना कि 4th। लेकिन यहाँ पे दूसरा ट्रिक एक और हम बताते हैं आपको। ये किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप उसको गलत मान के चल सकते हो। तो मैंने इस क्वेश्चन में 2 ट्रिक एक्सप्लेन की। पहला एक्सप्लेन किया 3 स्टेटमेंट है, तो उसमें से ऑल कभी नहीं होगा। और दूसरा ट्रिक ये एक्सप्लेन किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम किसी क्वेश्चन में लिखा गया, किसी स्टेटमेंट में लिखा है, तो वो भी नहीं होता है। तो ये 2 ट्रिक आगे पेपर में ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी को एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मान लो एक बर्गर है, बर्गर का इंडिया में जो वैल्यू है 100 रुपये का मिल रहा है, लेकिन वही सेम बर्गर ऑस्ट्रेलिया में $2 का मिल रहा है, $2 का मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि $1 बराबर 50 रुपये। तो यही है परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब एक सेम चीज़ को 2 डिफरेंट कंट्री में कितने रुपए मिले उसकी तुलना में उन करेंसी की कितनी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट यही है। और इंडिया जो है इसमें 3rd हाईएस्ट है, इकोनॉमी होता है, ना कि 6th है। तो ये तो गलत हो गया। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया 3rd हाईएस्ट है, तो तीसरे को हटा दो। सॉरी, दूसरा स्टेटमेंट गया। अभी पहला स्टेटमेंट
क्या बोला हुआ है कि पर्चेसिंग पावर प्रायोरिटी आर कैलकुलेटेड बाय द कंपेयरिंग ऑफ प्राइसेस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। हाँ, सेम गुड्स एंड सर्विसेज को जो डिफरेंट कंट्रीज होती है उनकी तुलना करके निकाला जाता है। ये यहाँ पे एप्पल, यहाँ पे मैंने बर्गर के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आज का लास्ट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ये 24। इस टाइप के क्वेश्चन ना बाउंसर होते हैं, तो ऐसे बाउंसर्स क्वेश्चन के लिए कोई ज़्यादा कर नहीं सकते। सेफ़ है कि ये नहीं कोई आइडिया है तो छोड़ दो, थोड़ा बहुत आइडिया है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। तो इस समय उसका जो आंसर था वेजिटेबल ऑयल था। लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन के लिए ना PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो वेजिटेबल ऑयल है इसका, ये सेम क्वेश्चन लगभग मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन इसका प्रीवियस ईयर में भी मतलब 2018 में भी आया था। तो 2018-19 का लगभग सेम क्वेश्चन था, तो मेरा वहाँ से ये क्वेश्चन सही हुआ था। बाकी ऐसे क्वेश्चन के लिए आइडिया नहीं लग रहा है तो छोड़ देना चाहिए, बट यहाँ पे जो सही आंसर है वेजिटेबल ऑयल है। चलो, आज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं PYQ के पार्ट 2 में। और इस 2019 के क्वेश्चन में टोटल 16 क्वेश्चन आए थे, जिसके हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।